फ्रेंड्स, ये बाज़ार यहाँ पर भारत का है और ढेर सारे सामान जो बिक रहे हैं वो चीन से आए हुए हैं। और दूसरी ओर सीमा के अंदर भी चीन की सेना आई हुई है, वहीं से ललकार रही है। तो सीमा पर चीन की सेना और बाज़ार के अंदर में चीन के सामान। चलिए ठीक है, चीन के सैनिकों को अगर हम वापस वहाँ से नहीं भेज सकते तो कम से कम वहाँ से आने वाले सामान को तो हम रोक सकते थे, कम से कम उसे कम तो कर ही सकते थे। लेकिन रोकना या कम करना तो दूर, उल्टे और ये बढ़ता जा रहा है। ढेर सारे सामान बढ़ते चले जा रहे हैं। गलवान की घटना 3 साल पहले हुई थी। पूरे देश में बवाल हो गया था कि चीन से आने वाले सामानों को रोको। रुके नहीं, उल्टे और बढ़ते गए। आप अंदाज कीजिए कि ये गलवान की घटना के पहले $78 बिलियन का व्यापार था चाइना से। वो बढ़ते बढ़ते 2022 के अंत तक ये 136 बिलियन का हो गया। और ऊपर से ये 136 बिलियन डॉलर में से 100 से अधिक बिलियन डॉलर का सिर्फ सामान वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट जो हो रहा है, जो सामान यहाँ से जा रहे हैं, वो मात्र $22 बिलियन का। ये सच्चाई है आज की। तो अब सवाल उठता है कि किस तरह के सामान वहाँ से आ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो है वह है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल में क्या है? बहुत साधारण चीज, पतंग, धागे, गुलाल, दिया, ये सामान आ रहे हैं। क्या इसको भी हम नहीं रोक सकते थे? अच्छा, दूसरा कैटेगरी जो है उसमें है एसेंशियल आइटम्स। एसेंशियल आइटम में क्या है? स्मार्टफोन, लैपटॉप, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं। ये सामान दूसरी कंपनी में भी उपलब्ध है, पर हम चाइना से ही खरीद रहे हैं। और ये सामान भारत में बन भी सकता है, ना हम दूसरी कंपनी से खरीद रहे हैं, ना भारत में बना रहे हैं। अच्छा, तीसरी कैटेगरी का सामान बहुत महत्वपूर्ण है। ये है मोस्ट क्रिटिकल आइटम्स। उसमें क्या क्या है? अर्थ मेटल, दवाई जो बनती है उसमें जो यूज होता है केमिकल, वो चीन से आता है। उसके बाद तीसरा है लिथियम, चौथा है सोलर सेल्स, उसके बाद है मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट डिजिटल्स, फिर है ऑर्गेनिक केमिकल्स, बॉयलर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ऐसे और भी कुछ सामान हैं। ये सामान इतना ज़रूरी है, कहा जाता है किसी भी मुल्क का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सारे डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी का रीढ़ है, ये बैकबोन है। अगर ये रुक जाए सामान तो मुल्क, देश एक दिन भी नहीं चलेगा, इतना महत्वपूर्ण है। तो भारत चाइना से खरीद रहा है, ये तो ठीक है। ऐसा क्यों? उसके जस्टिफिकेशन हैं, ये बात सही है। पहली तो ये कि बहुत रेयर, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अर्थ मेटल। अर्थ मेटल को कहा जाता है ये लाइफलाइन है डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी का। नेशनल सिक्योरिटी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो एयर फाइटर बनता है उसमें ये अर्थ मेटल यूज होता है। दूसरा सामान जो आप कहते हैं दवाई की, मेडिसिन, तो कहा जाता है इंडिया को कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। 3 बड़ी कंपनी जो दवाइयों की है दुनिया में, जो सबसे अधिक एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें भारत भी एक है 3 में से। लेकिन यहाँ जितनी भी दवाइयाँ बन रही हैं फार्मास्यूटिकल में, उस सबके जो केमिकल आते हैं वो 90% केमिकल सिर्फ चाइना से ही आ रहा है। और इसी तरह से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सारे सामान हैं। ये सामान या तो रेयर है, पूरी दुनिया में जल्दी मिलता नहीं, मिले भी तो उतनी मात्रा में ना मिलेगा, और वो भी अगर हो जाए तो दाम इतना बेहिसाब है कि आप खरीद नहीं पाएंगे। जहाँ तक अपने बनाने की बात है, उसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो है आरडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत कमी रही है भारत में, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी बात कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर दोनों हम कर भी लें, इन्वेस्टमेंट भी और R&D की भी, रिसर्च भी कर लें, तभी कम से कम 10-12 साल इसमें लगेंगे। तो कम से कम शुरुआत तो हो सकती है, ये हो सकती है। लेकिन एक और बात है कि ये सारे जो सामान चाइना से आ रहे हैं, इसको हम नहीं रोक पा रहे हैं, ये सच है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की है। भारत ने पूरी कोशिश की है और अब भी कर रही है यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग। अब देखिए, पहली बात तो ये जो मैंने कहा कि न्यूक्लियर रिएक्टर भी वहाँ से आ रहा है। अभी कल का न्यूज़ है, आप चेक कर सकते हैं। 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर भारत ने पहला कल बनाया हुआ है। कल न्यूज़ है कल का। ये फर्स्ट सच रिएक्टर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया ओनली। ये खुद का इंडिजिनस बना हुआ है अपना। ये तो बड़ी उपलब्धि हुई ना। अगर ऐसा ही बनते रहे तो पूरा वहाँ से रिएक्टर आने वाले बंद हो जाएंगे। दूसरी बात है कि हुई कंपनी दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, चाइना की। करीब करीब 60-70% जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन, इसका जो टेक्नोलॉजी है इसी कंपनी के पास है। और भारत ने इस कंपनी को ये 5G में हिस्सा लेने के लिए रोक दिया और बाहर कर दिया। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतनी बड़ी कंपनी को बाहर निकाल देना जो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है। और तीसरी एक और बात है कि कुछ ऐसे आइटम है जिसको बैन ही कर दिया। जिस दिन गलवान की घटना हुई थी और निहत्थे भारत के 20 सैनिकों को उसने जान ले ली थी, चीनी सैनिकों ने, तो उसी दिन उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वहाँ से करीब 1 दर्जन जो चाइना के मोबाइल ऐप आ रहे हैं उसको बंद कर देंगे, और बंद कर दिया। ये काम तो हुआ है। उसके बाद ये पावर इक्विपमेंट को बैन कर दिया। ये काम हुआ है। तीसरे कुछ ऐसे आइटम हैं जिसको रेस्ट्रिक्ट किया, कम कर दिया, जैसे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चाइना कंपनी डायरेक्टली कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, इसको कम किया है, पूरा नहीं। फिर कुछ ऐसे रॉ मटेरियल है, की रॉ मटेरियल, उसको भी कम किया है। उसके बाद एक और देखिए, जो एंटी डंपिंग ये ड्यूटी है वो कुछ आइटम पर लगा दिया, जैसे एल्युमिनियम के कुछ आइटम आ रहे हैं, केमिकल के कुछ आइटम आ रहे हैं। इसलिए ये ड्यूटी उस पर इम्पोज कर दिया ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ जो बनता है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ये सब काम तो हुआ है। और इसके साथ ही साथ ये जो मोबाइल फ़ोन है, आप जान लीजिए, जो 6 इतने बड़े जो बड़ी कंपनियां हैं मोबाइल फ़ोन के, उसमें से 4 सिर्फ चाइना की ही है। करीब 60-65% जो मोबाइल बिक रहा है मोबाइल फ़ोन भारत में, वो 65% सिर्फ चाइना के मोबाइल बिक रहे हैं, ये 4 कंपनी की। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और भारत का जो शेयर है यहाँ के मार्केट में 1% से भी कम है। ये सच्चाई है। तो भारत ने कुछ किया है इसको रोकने के लिए? हाँ, कोशिश हुई है। जैसे देखिए, उसको इंडियनाइज करने की कोशिश हुई है। उसे कहा गया है कि इंडिया के ही किसी को आप इक्विटी पार्टनर बनाइए। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडियन को दीजिए। तीसरी कोशिश की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इंडियन को करने दीजिए इस मोबाइल फ़ोन का। और इसका जो CEO हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो इंडियन को बनाइए। और जो सामान भारत में बन रहे हैं चाइना के, उसको चाइना ले जाके तब आप एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा मत कीजिए। भारत से ही एक्सपोर्ट कीजिए ताकि भारत को फ़ायदा हो। ये सारे काम हुए हैं। तो ये सारे जो काम हुए हैं, लेकिन एक और बात है, ये जो मोबाइल कंपनी चाइना का है, किसी हेरा फेरी में फंसा हुआ है। जैसे टैक्स फ्रॉड, फॉरेक्स लॉ को वायलेट करना, ये सब फंसा हुआ है। इसकी खोजबीन बड़ी तेज़ी से हो रही है। इनके अकाउंट्स को बैंक में फ्रीज कर दिया गया है। ये सब काम हुआ है। और इसके साथ ही ये तो ठीक है, उसको रोकने का काम हुआ, लेकिन इसका विकल्प भारत की कंपनियों को कहा गया कि आप इंसेंटिव दिया गया, आप जल्दी से ऐसे ही सामान बनाना शुरू कीजिए। किसी को $2 बिलियन का दिया ये इंसेंटिव, किसी को $5 बिलियन का दिया कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए ताकि चाइना का सामान रुक जाए, सामान से आने वाला, या टेक्नोलॉजी बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, या एक्सपोर्ट कीजिए आइटम को। ये सारे इंसेंटिव भी साथ साथ दिए गए हैं। ये सारे प्रयास भारत के हुए हैं। तो ऐसा कहना कि हाँ कुछ हुआ ही नहीं रोकने का, हुआ है हाँ, लेकिन टाइम लग रहा है, टाइम थोड़ा लगेगा। भारत में जो कोशिश हुई है चीन से आने वाले सामानों को रोकने का, वो काफ़ी नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। और भी कोशिश होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही है। वो इसलिए कि सचमुच का समस्या है इसमें, आसान नहीं है रोक पाना या बहुत कम कर देना।
जैसे आप देखिए कि चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर हैं, उसमें ढेर सारे भारत के लोगों को नौकरी मिली हुई है, और ये कंपनी बंद कर दी जाए इतनी जल्दी, ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी बात, बहुत सारे स्टॉक होल्डर हैं, उस कंपनी के सामान को स्टॉक होल्डर हैं, बहुत सारे लोग हैं या रिटेलर हैं। अगर आज इसको बंद कर दिया जाए, इनके रोजगार बंद हो जाएंगे। तो ऐसा करने के पहले ये सोचना पड़ता है रोजगार के बारे में या रोजगार बंद होने के बारे में। दूसरी बात है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब चाइना भी उसका सदस्य बन गया है, 2001 से ही बना हुआ है। अगर भारत जल्दीबाजी में सामान उसका रोक दिया तो चाइना WTO में जा कर के भारत की शिकायत कर सकता है और भारत को उल्टा भी पड़ेगा, ये भी समस्या है। तीसरी बात है, ये जो कंपनी है उसको आप रोक देंगे, तो कंपनी को रोक देंगे तो फिर सामान तो चाहिए, तो कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। और कोविड की जो घटना हुई, ये कोविड-19 की, उसके बाद भारत सरकार की आर्थिक हालत उतनी अब मजबूत नहीं है कि उतना ज़्यादा पैसा इसमें लगा सके। और दूसरी बात है टेक्नोलॉजी का भी समस्या है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और एक और बात है कि भारत उम्मीद कर रहा था कि चाइना से जो कंपनी शिफ्ट कर रही है, जो बाहर आ रही है, वो भारत आएगी तो वो करेगी ये सारा काम, मैन्युफैक्चर करेगी सामान, ताकि चाइना से आने वाला सामान कम हो जाए। ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये सारी कंपनी भारत ना करके दूसरे देशों में जा रही है। वो इसलिए कि सप्लाई चेन की काफ़ी कमी है भारत में। सप्लाई चेन वियतनाम दे रहा है और कंपनी वहाँ जा रही है, इंडोनेशिया दे रहा है, मलेशिया दे रहा है, बांग्लादेश भी दे रहा है। भारत भी कुछ कंपनियां आई हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो भी सफल नहीं हो रहा है। ये सारी समस्याएं हैं कि भारत बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है रोकने में। खैर जो भी हो, अभी इन सारी बातों का मैं एनालिसिस करूँगा। पहली बात तो ये कि WTO को मैंने कहा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें चाइना शिकायत करेगा, ठीक है शिकायत करे, लेकिन फिर भी रास्ता है। WTO रूल के अनुसार रास्ता है कि रोक सकता है इंडिया। रास्ता ये है कि जो सामान आ रहा है चाइना से, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि लो कैटेगरी का है, क्वालिटी इसकी कम है, या फिर ऐसे सामान के आने से सिक्योरिटी हमारी खतरे में पड़ती है, या प्राइवेसी हमारी परेशान नहीं हो पाती है। तो प्राइवेसी, सिक्योरिटी या लो क्वालिटी, इसके आधार पर WTO में चाइना का नहीं चलेगा, भारत आगे बढ़ सकता है। दूसरा एनालिसिस ये है कि भारत ने शुरू किया है आत्मनिर्भर भारत, उसमें समय लग रहा है, समय लगेगा भी, लेकिन जब तक ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है तब तक शॉर्ट टर्म के लिए ये दूसरे बाज़ार से सामान खरीदी जा सकती है, थोड़ी महंगी भी होती है। तो जहाँ पर कि ये सीमा पर देश का गौरव दांव पर लगा हुआ है, वहाँ इतना मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। ये मेरा है एनालिसिस। तीसरी बात ये है कि ये आपको, जैसे मैंने कहा कि चाइना की कंपनी यहाँ डोमिनेट कर रही है। डोमिनेट होने का क्या कारण है? तो पहला कारण ये है कि जितना अधिक वहाँ से इन्वेस्टर आ रहे हैं, बड़ा इन्वेस्टर, उस समय पर यहाँ दूसरा कोई उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब जैसे एग्जांपल देते हैं अलीबाबा का, उसने इन्वेस्ट किया पेटीएम में। भारत उम्मीद कर रहा था कि और भी इन्वेस्टर आएंगे, नहीं आया, इसको अकेला मौका मिल गया, इन्वेस्ट कर दिया पेटीएम में। देख रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा कारण है कि पेशेंट कैपिटल। पेशेंट कैपिटल वो होता है कि जब पैसा लगाता है किसी कंपनी में, किसी व्यापार में, तो धैर्य के साथ वो बैठा रहता है लंबे दिनों तक। घाटा होता है तो होगा, तो लंबे दिनों तक बैठना पड़ता है उसमें इनकम आने में, इसे पेशेंट कैपिटल कहते हैं। तो चाइना की कंपनी ये पेशेंट कैपिटल कर सकती है, बाहर की कंपनी नहीं कर सकती है। अब देखिए, ये जो पेशेंट वाली बात है, ये बहुत सारी कंपनी हैं बाहर की, कोशिश की है लेकिन उनको घाटा हुआ है। और तीसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है कि आप जानते हैं कि भारत जो है रिटेल मार्केट का बहुत बड़ा बाजार है। ये कारण है, और दूसरा कारण है स्ट्रेटेजिक कारण है। दो कारण से चीन की कंपनी यहाँ भागी हुई आती है और यहाँ आकर के व्यापार करती है।
ये दो कारण है और चीन के आने का। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ये चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है, पूरी दुनिया की फैक्ट्री कही जाती है। वहाँ पर ढेर सारे सामान वहाँ पर बनते हैं और यही सामान पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ की चाइना का सामान नहीं जा रहा हो और सबसे अधिक ना जा रहा हो। ये बात भी सच है। लेकिन ये जो सामान जा रहा है, आप अंदाज कीजिए, पूरी दुनिया में जितने भी एक्सपोर्टर हैं उसमें अकेले चाइना है 25 लाख मिलियन डॉलर का, अकेले इतना सामान डेली भेज रहा है। तो ये जो है एक्सपोर्ट वहाँ का, ये बड़ी ताकत है चाइना की, इसी बल पर वो महाशक्ति बना है। यही एक्सपोर्ट जो है वो चाइना का प्राण यहीं बसता है। अगर भारत ने इसके एक्सपोर्ट को रोक दिया, जो वहाँ से सामान आ रहे हैं, इस तरह से और भी देश अमेरिका, जापान अगर कर लिया तो समझिए इनके प्राण निकल जाएंगे। अर्थात कि ये जो बादशाहत है इनकी, ये कमज़ोर पड़ जाएगी इनकी। और एक और बात है, ये डिजिटल मार्केट का भी भारत बहुत बड़ा बाजार है। इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने आजमाया है कि कस्टमर को आकर्षित करो, अट्रैक्ट करो। जैसे चाइना की कंपनी अलीबाबा, मैंने कहा, टिकटॉक है या टेंसेंट है, ये बड़ी कंपनियां हैं। ये बहुत तेज़ी से आकर्षित करते हैं कस्टमर को। इसके सामने फेसबुक, गूगल, अमेजॉन पीछे रह जाते हैं। ये भी सच है। और जहाँ तक बात है हुवेई कंपनी, जैसा मैंने कहा कि हुवेई कंपनी को भारत ने बाहर तो कर दिया, लेकिन ये भी सच है भारत की कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, कोई इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी। वो जो इक्विपमेंट यूज कर रहा है वो हुवेई कंपनी का ही, और एक और कंपनी है ZTE, इसी का सामान यूज कर रहा है। ये मेरे एनालिसिस हुए। अब कंक्लूजन देखिए। पहला कंक्लूजन ये है कि सीमा पर सैनिक और बाजार में ढेर सारे सामान दोनों साथ नहीं चल सकते। दूसरी बात है कि ये स्ट्रैटेजिक प्रेशर के लिए अगर हम सेना से प्रेशर नहीं दे पा रहे हैं तो ये हम इंपोर्ट को रोक करके प्रेशर उस पर दे सकते हैं चाइना को। ये बहुत मूल्यवान चीज़ है। तीसरी बात, एक सच्चाई समझ के भारत आगे बढ़ रहा है कि पता है इसको कि चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए भारत अकेला है। ये जो अमेरिका और ये सारे लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, ये भरोसेमंद नहीं हैं। अकेले हर आदमी को अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। और लेकिन एक बात तो हो सकती थी, जो बहुत साधारण सामान है उसको तो एक ही दिन में रोका जा सकता था। उसको नहीं रोक पाने में हम असफल रहे हैं, ये सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। और अब एक और बात है, सरकार कोशिश जो कर रही है करेगी, अपने ढंग से करेगी, लेकिन कुछ न कुछ लोगों के हाथ में भी है। और वो ये है कि चीन से आने वाले सामान को बैकआउट तो हम कर सकते हैं। जो मोबाइल हम खरीदने जाते हैं बाज़ार में, ज़रूरी है कि चाइना की कंपनी का ही खरीदें, उतने ही दाम में वैसी टेक्नोलॉजी के और भी बाज़ार में मिलते हैं सामान, उसको तो हम बैकआउट कर सकते हैं। अगर हम बैकआउट करना शुरू कर दिए और उनका सामान कम बिकना शुरू हो गया या नहीं बिकना या बिकना बंद हो गया, अपने आप वो मर जाएंगे। ये सच्चाई है। तो इस तरह से भारत के बाज़ार में वहाँ के सामान और सीमा पर वहाँ के सैनिक, इससे निदान पाने के लिए कम से कम भारत को अपना खुद का गुरु बनना पड़ेगा। किसी और की मेहरबानी नहीं मंजूर है यहाँ पर। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरीवन।